आज की जो बड़ी खबरें हैं, जो घटनाएं हैं, उनकी जानकारी आपको दी जा सके। और इसीलिए हमने ये नए सिरे से लाइव लिया है। हम बात कर रहे थे पिछले बुलेटिन में कि जो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर हिमाचल सरकार ने आज चालान करने की प्रक्रिया को बदला है। और इस प्रक्रिया में जो चीजें हमारे सामने आ रही है उसके मुताबिक अभी भी जो आज नोटिफिकेशन हुई है उसके मुताबिक चालान जो करते थे या चालान करने के बाद लोग जो चालान जमा, जो पैसा जमा नहीं करवा रहे थे, और इसी कारण जो शक्तियां हैं अब इन चालान की कंपाउंडिंग को लेकर वो कोर्ट को बीच में इन्वॉल्व किया गया है। और पहले से ही इस चालान को लेकर कई विभागों के जो अधिकारी हैं उनको सरकार ने पावर्स दे रखी थी। लेकिन अब आज जो डिसीजन हुआ है, अगर मैं उस डिसीजन की बात करूं तो उसके मुताबिक देखिए, पहले से जो सिंगल यूज प्लास्टिक में चालान करने की पावर है जो पहले से दी गई है, उसमें राजस्व विभाग में जो अधिकारी हैं, सभी जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त उपायुक्त, पुलिस में एसपी के अलावा एएसपी हैं, शहरी विकास विभाग में नगर निगम आयुक्त हैं, अतिरिक्त आयुक्त हैं, स्वास्थ्य विभाग में सभी सीएमओ हैं। इसी तरह से ये लंबी लिस्ट है। 14 विभागों के जो अधिकारी हैं उनको ये चालान करने की पावर दी गई है अगर आपको सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाला कोई व्यक्ति मिले। लेकिन इसमें अब ये किया गया, क्योंकि जब चालान करने के बाद लोग उसका पैसा नहीं भरते, तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अब इसमें जो अधिनियम की जो धारा 10 है, और ये जो अधिनियम है ये हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम 1995 है। इसी की जो सेक्शन 10 है उसके मुताबिक अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अब इसकी कंपाउंडिंग करेंगे, और ये अलग से व्यवस्था पहली बार इस तरह से की गई है। तो ये चालान को लेकर, प्लास्टिक चालान को लेकर जो नया ऑर्डर है उसकी बात है। अब शास्त्रीय भर्ती नियमों को लेकर जो आज एक तरह से थैंक्स की बात आई है या इसकी तारीफ, क्योंकि कल हमने जो बताया था वो सिर्फ ये था कि जो लोग विरोध कर रहे थे कि ये शास्त्रीय भर्ती नियमों में जो बीए संस्कृत या एमए संस्कृत जैसी प्रावधान नहीं होना चाहिए। लेकिन अब जो है इसमें ये जो फैसला लिया है सरकार ने, इसके तारीफ में भी प्रतिक्रिया एक आई है, और ये प्रतिक्रिया है स्नातक एवं स्नातकोत्तर संस्कृत बेरोजगार संघ की। और इनका जो प्रतिक्रिया है ये इस तरह से है। इनके जो संघ है, ये इनके प्रधान है हरदेव शर्मा, सचिव प्रशांत, और बाकी जिलों के प्रधान साथ में रखे हैं इन्होंने ये कहा है कि ये जो व्यवस्था की गई है बीए एमए बीएड संस्कृत को बीच में शामिल करने की, ये देर से लिया गया सही फैसला है, और राज्य सरकार को हालांकि ये पहले लेना चाहिए था क्योंकि एनसीटी ने तो इससे पहले कर ही दिया था। लेकिन देरी से लिया, लेकिन सही फैसला है। और इसमें जो है वो कुछ एक संगठन जो बार बार इसका विरोध कर रहे हैं वो संगठन है जो बार बार रिलैक्सेशन और छूट मांगते रहते हैं। कभी 50% को लेकर छूट, कभी टेट को लेकर, कभी टीजीटी जो पदनाम है उसको लेकर। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाने के कारण जो सभी बाकी भी लोग हैं उनके साथ भी न्याय हो पाएगा। जहां तक निजी बस ऑपरेटरों की अगर मैं बात करूं तो इनके साथ आज एक बैठक उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने की है सचिवालय में। काफी लंबी ये बैठक चली और इनके बहुत सारे मसले बड़े दिनों से पेंडिंग थे, और उन मसलों को एड्रेस करने के लिए ही ये बैठक आज हुई है। और उस बैठक में अब बहुत सारे मामलों को लेकर इन्होंने अपनी चीजें रखी हैं। निजी बस संचालकों के लिए जो मुख्यमंत्री ने कहा कि 234 बस रूट जो हैं वो देने वाली है सरकार, और साथ में जो बाकी मामले हैं, बस के साथ परमिट जो हैं वो ट्रांसफर हो सकेंगे। निजी बस ऑपरेटरों ने न्यूनतम किराया जो है वो 5 रुपए से बढ़ाकर 10 या 15 रुपए करने की मांग किया, हालांकि उसको लेकर अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। कम आय वाले रूटों पर कम सीटों वाली छोटी बसें भी चलाई जा सकती हैं, और आरटीओ के ऑल इंडिया के जो परमिट हैं उनको देने की शक्तियां आरटीओ के लेवल पर ही देने की मांग इन्होंने की है। और साथ में जो टैक्सेशन की प्रक्रिया है बस पर, प्राइवेट बस पर, उसको भी सिंप्लीफाई करने की बात कही है। जहां तक जो ऑल इंडिया परमिट होल्डर ऑपरेटर हैं वो अलग से मिले हैं, उन्होंने अपना जो बात है वो अलग से रखी है, और इन सभी मामलों को एड्रेस करने के लिए जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने विभाग को कहा है, ताकि जो दोनों का काम ठीक चले, विभाग का भी और जो ऑपरेटर हैं उनका भी।
और इनको लेकर जो बाकी सारी चीजें हैं उनको नुकसान ना हो, इस तरह की जो व्यवस्था है इसमें की गई है। टूरिज्म में एक जांच की मामला सामने आया है और ये जो जांच है इसके आदेश दिए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म ने, और ये दिए हैं आदेश जो जांच अधिकारी है वो पंकज राय, जो आईएएस हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, 2014 बैच के आईएएस हैं, स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन हैं, और जो वाइस चेयरमैन है टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के अभी प्रेजेंटली रघुवीर सिंह बाली, उन्होंने ये शिकायत की है कोई सरकार को कि जो टूरिज्म डिपार्टमेंट में एडवर्टीजमेंट एजेंसी की इंपैनलमेंट को लेकर जो प्रोसेस है वो फॉल्टी था, और इसकी जांच अब ये करेंगे। और क्योंकि स्क्रूटनी की जो कमेटी है उसमें ज्वाइंट डायरेक्टर जो है वो स्क्रूटनी देखते हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में ये सारा काम होता है। अब ये कहा गया है कि 15 दिन के अंदर ये जांच करके बताएं और जांच के बाद फिर चीजें आगे चल रही हैं। वैसे जो सोशल मीडिया पे भी कई जगह चल रहा है कि उसमें जो जांच है वो आईएएस अफसर पर जांच बिठाई है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में बिल्कुल क्लियर है कि एक प्रोसेस की ये जांच हो रही है इंपैनलमेंट को लेकर, और उसमें भी एक सीए के जो सर्टिफिकेट लगे हैं, जो भी इंपैनलमेंट में एजेंसियां शामिल हुई हैं उसको लेकर विवाद है, जिसकी सच्चाई बहुत जल्दी सामने आ जाएगी। हम भी लगातार इस मामले को आगे फॉलो करेंगे। अगली बात स्टे क्लब को करने को लेकर है, और स्टे क्लब करने को लेकर एक संशोधन करने को लेकर बीच में एक डिमांड आई है, और ये डिमांड राजकीय भाषाई अध्यापक संघ की तरफ से है। इनके राज्याध्यक्ष हेमराज ठाकुर, सचिव अर्जुन सिंह, इन्होंने ये कहा है कि पहले जो स्टे को लेकर, क्योंकि जो ट्रांसफर का स्टे तोड़ने को लेकर जो एक व्यवस्था रहती थी उसको लेकर पहले जो व्यवस्था थी वो ग्रामीण क्षेत्रों में 15 किलोमीटर और शहरी क्षेत्रों में 20 किलोमीटर थी। अब राज्य सरकार ने उसको एक ही फॉर्मेट में 30 किलोमीटर कर दिया, वो अच्छी बात है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसको 20 किलोमीटर कर दिया जाए, शहरों के लिए 30 किलोमीटर ही ठीक है। इन्होंने संशोधन करने की मांग उठाई है राज्य सरकार से, और ये संशोधन होता है कि नहीं वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन ये क्लबिंग ऑफ स्टे में एक फीडबैक था, एक डिमांड थी जो हमने आपके साथ साझा की। अब स्टेट कैडर में सीनियोरिटी कैसे फंस गई है और किसकी फंसी है वो भी आपको बता दें। आज दरअसल जो हिमाचल प्रदेश राज्य उपायुक्त कार्यालय कर्मचारी महासंघ है, इनका प्रतिनिधिमंडल, इनके अध्यक्ष हैं लोकेंद्र सिंह चौहान, उनके अगुवाई में ये आए हैं महासचिव सुदेश तोमर, ये आए थे आज मुख्यमंत्री से मिलने ओक ओवर, और इन्होंने वहां 2-3 बातें की हैं कि राज्य सरकार ने अभी रेवेन्यू में जो स्टेट कैडर शुरू कर दिया, स्टेट कैडर बना दिया, उसके कारण जो उनकी प्रमोशन है, सीनियरिटी है और अनुबंध से नियमितीकरण है, ये तीनों चीजें प्रभावित हो रही हैं और कई लीगल कॉम्प्लिकेशन बीच में क्रिएट हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ऐसा है तो वो इसके बारे में लॉ डिपार्टमेंट से एग्जामिन कराएंगे इसको दोबारा से, और सरकार का मकसद किसी को इस तरह से तंग करना नहीं है, इसको एग्जामिन करा के दोबारा देखेंगे और उसकी फिर उसमें व्यवस्था करेंगे। जहां तक प्रमोशन का प्रोसेस है तो राज्य सरकार उस प्रमोशन के प्रोसेस को रोकने नहीं देगी, उसको एज इट इज आगे चलता रहेगा। लेकिन जो ये ऐसा लग रहा है किसी को कि किसी की प्रमोशन बीच में उलझी हुई है तो उसकी करेक्शन जरूर करेंगे। तो ये, और बाद में वो उसके बाद राजस्व मंत्री जो हैं नेगी, उनके साथ भी मिले और अपनी बात वहां भी रखी। अगली बात है स्टेनोग्राफर भर्ती की। देखिए हाई कोर्ट ने 78 जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की ये भरने का फैसला किया है। ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के लिए पोस्टें होंगी। 78 में से 27 रेगुलर हैं और जो बाकी हैं 51 वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, और इनके लिए ये जो एग्जाम है वो होगा दिसंबर 2023 में, और जो प्रक्रिया है इसके बारे में पूरी वो आप हाई कोर्ट की वेबसाइट से देख सकते हैं, वहां से आपको इसकी पूरी जानकारी अलग से मिल जाएगी। पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग गए थे और सुप्रीम कोर्ट में इनको क्या मिला और क्या राहत मिली या नहीं मिली वो भी आपको बता दें। और कल हमने आपको बताया था कि पेपर लीक के जो 2 मामले हैं पेंडिंग रिजल्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और उसमें से एक लगा था आज और एक बाद में, ये मेंशन मेमो के तहत लगे हैं, और इसमें आज हुआ क्या वो आपको जानकारी देना जरूरी है। देखिए जो केस गया है ये गया है जेई सिविल पोस्ट कोड 970 का, और इसमें क्योंकि जो जमानत जो है वो इसमें जो चैलेंज किया था
इसमें जो मामला था पोस्ट कोड 970 में एफआईआर हो गई थी पेपर लीक के बाद, और पेपर लीक के बाद जो बेल पिटीशन थी वो रिजेक्ट हो गई थी। इसके खिलाफ फिर ये सुप्रीम कोर्ट मेंशन मेमो के तहत वहां गए थे। सुप्रीम कोर्ट में आज इस केस को रवि कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश डिस्पोज ऑफ कर दिया है। हालांकि सूचना जब तक जजमेंट पूरी नहीं आती तब तक वेट करना चाहिए, लेकिन पता ये लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है इस जजमेंट में कोई भी इंटरफेयर करने से। तो ये एक मामला है जो पेंडिंग रिजल्ट को लेकर अभी हमारे सामने है। दूसरा मामला जो जेओआईटी से रिलेटेड है, जिसमें दो तीन पोस्ट कोड एक साथ हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको कल भी दी थी। उस मामले में जो भी होगा वो आगे आपको जानकारी देंगे जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लगेगा। लेकिन ये भी सुप्रीम कोर्ट गया है, तो ये दो मामले हो गए एक साथ जो सुप्रीम कोर्ट गए थे। पहले का जो अपडेट है वो आपको बता दिया। अब बात करते हैं एजुकेशन के जो मेन मामले हैं उनकी, ताकि आपको एक साथ सारी चीजें और नौकरियों के जो मेन मसले हैं उन पर बात हो जाए। जहां तक स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन की बात है, तो ये अब जो मैं मामले ले रहा हूं सारे अपने कमेंट बॉक्स के जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके हैं, या फिर व्हाट्सएप के जरिए जो क्वेरीज आई हैं उनके हैं। जो बात है प्रिंसिपल प्रमोशन की, स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन में अब ये हुआ है कि स्कूल प्रिंसिपल प्रमोशन में जो पूरा पूरा प्रोसेस है वो वीसीसी का चल रहा है। विजिलेंस सर्टिफिकेट जो है इनके आ रहे हैं, उसके कारण आगे जो सारा काम है, सारी चीजें वो बन रही हैं। जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद सेक्रेटरी एजुकेशन फिर प्रिंसिपल प्रमोशन को लेकर, स्कूल प्रिंसिपल की जो प्रमोशन है उसको लेकर आगे फैसला लेंगे। तो ये स्कूल प्रिंसिपल का अपडेट है, अभी भी वीसीसी के प्रोसेस में ये है। अगली बात है आईएएस की इलेक्शन ड्यूटी की। आपको याद है कि 20 आईएएस और 10 आईपीएस मांगे हैं विधानसभा के चुनावों में हिमाचल से चुनाव आयोग ने, और ये जो ब्रीफिंग है चुनाव आयोग की, ये ब्रीफिंग अटेंड करके आ गए हैं। ब्रीफिंग करने के बाद अब इनकी ड्यूटी लगनी है, ड्यूटियां लगना शुरू हो गई है। अभी जो पहली ड्यूटी का ऑर्डर आया है वो सुदेश मोक्टा हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, और इनकी जो ड्यूटी है 2010 बैच के अफसर हैं ये। इनकी ड्यूटी लगी है छत्तीसगढ़ के बस्तर एरिया में चित्राकूट विधानसभा क्षेत्र में, और 19 को इनको रिपोर्ट करना है। तो अब बाकी जो अफसर हैं उनकी भी जो शेड्यूल है वो उसी तरह से आना शुरू हो जाएगा, और फिर इन लोगों को सबको आगे जाना होगा। जेओए लाइब्रेरी के भर्ती नियमों को लेकर व्हाट्सएप के जरिए या कमेंट बॉक्स के जरिए बीच बीच में हमें जो चीजें हैं वो आगे आ रही थी, फीडबैक आ रहा था, इसलिए आज इसके बारे में भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से कंफर्म किया। तो इसमें अच्छी बात यह है कि ये ड्राफ्ट पहले बन गया था, विभाग के स्तर पे 2-3 बार बैठकें होने के बाद लोक सेवा आयोग चला गया था, लोक सेवा आयोग से ड्राफ्ट ओके होके आ गया है। अब ये सरकार को जाएगा, जैसे ही सरकार से अनुमति मिलेगी इसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी। तो मतलब जेओए लाइब्रेरी को लेकर भी अगर आप आगे उम्मीद कर रहे हैं नौकरियों की जल्दी, तो भर्ती का प्रोसेस क्योंकि इसीलिए रुका हुआ है कि अभी आरएनपी रूल नहीं है, तो अब लोक सेवा आयोग ने इनके जो आरएनपी रूल थे उनको ओके कर दिया है, और आरएनपी रूल ओके होने के बाद अब ये भी मामला क्लियर हो जाएगा। अगली बात इसके बाद है नई भर्तियों की। देखिए जेबीटी, टीजीटी और शास्त्री की भर्ती प्रोसेस हो गया, जो इनके आरएनपी रूल थे वो भी चेंज हो गए। लेकिन अब जो बाकी हैं वो, जैसे लैंग्वेज टीचर है वो कब होगी, या लैंग्वेज टीचर के साथ ड्राइंग मास्टर है और पीईटी क्या है। अभी एक बात बहुत क्लियर है कि अभी भर्तियां वही हो रही हैं जिन भर्तियों में सिर्फ बैच वाइज भर्तियां होनी है, क्योंकि जो कमीशन वाली भर्तियां हैं उसको लेकर तो प्रोसेस अभी है नहीं, और उस प्रोसेस को लेकर अभी थोड़ा इंतजार भी करना पड़ेगा जब तक नया आयोग नहीं बन जाता। लेकिन अगर अभी की बात करें तो एलटी में अभी जो मामला है लैंग्वेज टीचर में, उसमें अभी सिर्फ जो बैच वाइज की मैं बात करूं तो 3 तरह की जो भर्ती कोटा बचा हुआ है, वो है एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप्ड और स्पोर्ट्स। ये सारे स्पॉन्सर्ड सीटें होती हैं और इनको विभाग खुद नहीं करता, इनको कंसर्न डिपार्टमेंट करते हैं। एक्स सर्विसमैन सेल करता है, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट करता है। तो ये पद वहां भेजे जाएंगे, इनको डायरेक्ट भर्ती होगी नहीं, इसलिए एलटी में कोई भर्तियां भी नहीं आ रही हैं। जहां तक बात ड्राइंग मास्टर की है, तो ड्राइंग मास्टर में अभी नई भर्ती कोई है नहीं बैच वाइज वाली, और नई पोस्टें इसमें अभी आई नहीं है जिसके लिए बैच वाइज कोटा क्रिएट हो, तो इसमें भी कोई भर्ती अभी नहीं है। जहां तक पीईटी की है, तो आप लोगों को पता ही है कि पीईटी केस में ऑलरेडी स्टे है हाई कोर्ट से, 1 साल लगभग होने को है, और जब तक वो स्टे नहीं हटता तो पीईटी की भर्तियों को लेकर तो आगे मामला बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए उसमें इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक स्कूल लेक्चरर को लेकर बात है, तो स्कूल लेक्चरर जो अभी 585 पद गए हैं पब्लिक सर्विस
कमीशन को, उनको लेकर अच्छी खबर यह है कि अगले हफ्ते में, ये जो सोमवार से हफ्ता शुरू हो रहा है, उसमें ये एडवर्टीजमेंट आने वाली है और उसके बाद ये जो भर्ती प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा स्कूल लेक्चरर की 580 से ज्यादा पदों को लेकर। और बहुत जल्दी इस प्रक्रिया को लोक सेवा आयोग करेगा, क्योंकि जो हमीरपुर आयोग की जो भर्तियां थी, वो जो इनको रिकॉर्ड आया था, उसके बाद जो ये भर्तियां इन्होंने करनी थी, वो प्रोसेस स्लो है। तो इस कारण जो नई भर्तियां आई हैं उनको ये कर देंगे। आज भी आपने देखा होगा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की 60 पोस्टें जो हैं वो आज आखिरी रिजल्ट निकल गया। कॉलेज में 538 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आयोग ने कर दी है कंप्लीट अब। और अब जो स्कूल लेक्चरर की भर्ती है वो अगले हफ्ते जो इसकी एडवर्टीजमेंट वो आने वाली है। बहुत सारे व्यूअर जो उसका शेड्यूल मांग रहे थे वो मैंने आपको जानकारी दे दी। अब बात करते हैं कंडक्टर भर्ती का क्या होगा। देखिए, कंडक्टर भर्ती में एक बात तो यह है कि लोक सेवा आयोग ने मुख्य सचिव से डायरेक्टली संपर्क करके अपनी बात रखी है और यह कहा है कि कंडक्टर भर्ती को लेकर अगर आपने स्पेसिफाई क्लियर नहीं करना है तो हम इसका शेड्यूल जारी कर रहे हैं इसके रिटर्न टेस्ट का, क्योंकि सारी चीजें आयोग के स्तर पर रेडी हैं। इवन एग्जामिनेशन सेंटर भी आइडेंटिफाई करके मार्क कर दिए गए हैं। सिर्फ नोटिस निकलना है और उसके बाद ये परीक्षा हो जाएगी। सरकार के स्तर पर अभी जो चिट्ठी में रिप्लाई मांगा गया है वो नहीं आया है, और वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि कैबिनेट ने बीच में ये डिसीजन ले लिया था कि नए आवेदक नहीं लेने हैं और अब इसको रिवाइज करना है, तो रिवाइज वो कैबिनेट ही करेगी। इसी वजह से वापस कन्वे नहीं हो पाया था। हालांकि भर्ती नहीं करने को लेकर दोबारा पूछना या करने को लेकर दोबारा पूछने की जरूरत इस मामले में नहीं थी। आयोग ने इसलिए पूछा था क्योंकि पहले ये चीज कन्वे हो गई थी कि कैबिनेट इसमें क्या करना चाहती है, तो उसकी क्लैरिटी करना जरूरी था। यही वजह है कि अब ये मामला दोबारा से मुख्य सचिव तक लोक सेवा आयोग ने उठाया है और ये कहा है कि अगर आप कह दें तो हम इसको बहुत जल्दी इसका रिटर्न लेके इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर देंगे। जहां तक दूसरा अपडेट है पेंडिंग भर्तियों को लेकर, तो आपको पता है जिनमें एफआईआर हुई है उनमें अभी कुछ हो नहीं सकता, और जहां एफआईआर नहीं है वहां अभी विजिलेंस से जो कार्मिक विभाग को चिट्ठी चाहिए वो अभी मिली नहीं है, जिसमें स्टैंप के साथ एक लेटर इन्होंने मांगा था कि इन भर्ती प्रक्रियाओं में कोई जांच पेंडिंग नहीं है, तो वो अभी मिली नहीं है। इस कारण ये चीजें भी लोक सेवा आयोग को कन्वे नहीं हुई है। कल मैंने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करके ये जरूर अपडेट लेने की कोशिश करी थी कि आगे इसमें क्या, तो उन्होंने कार्मिक विभाग के सचिव को बुलाकर उनमें कुछ चीजें प्रोसेस करने को कहा था ताकि सरकार को इसकी जानकारी देकर जो कुछ चीजें क्लैरिटी की हैं वो बीच में प्रोसेस करवाई जा सकें। तो ये मामला जो पेंडिंग भर्तियों का था वो था। अब बात करते हैं 5 डे वीक वाला जो मामला है वो क्या है। देखिए, अभी जो सचिवालय के कल ही चुनाव हुए हैं, सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के, जिसमें संजीव शर्मा को नया अध्यक्ष चुना गया है जो पहले भी अध्यक्ष रहे हैं। और इन्होंने एक बात कही है कि सचिवालय में वो 5 डे सिस्टम लाना चाहते हैं और राज्य सरकार के स्तर पर इस मामले को जल्दी उठाया जाएगा। और इसकी वजह यह है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इसमें प्रस्ताव देंगे। सप्ताह में 5 दिन काम के लिए रोजाना 1 घंटा ज्यादा काम करेंगे, मतलब जो 5 बजे छुट्टी होगी वो 6 बजे होगी, और सैटरडे संडे फिर ऑफ होगा। ये सचिवालय के लिए व्यवस्था बनाएंगे। हालांकि केवल कर्मचारियों के कहने पे बनेंगी या नहीं बनेंगी वो बात आगे है, और सचिवालय के लिए करेंगे तो फिर बाकी ऑफिसों के लिए क्या होगा वो दूसरा सवाल है। कोविड के दौरान अगर ये मामला सामने उठा था तो उसकी वजह ये थी कि उसमें जो मूवमेंट थी उसको रिस्ट्रिक्ट करना जरूरी था, तो अभी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने वाली कोई बात है नहीं। वैसे भी मुख्यमंत्री और सरकार ज्यादातर ये चाहती है कि हर विभाग में स्टेट कैडर के ही लोग हों, इसी कारण इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर को रोका गया, इसी कारण रेवेन्यू में, जिला परिषद में कई जगह स्टेट कैडर कर्मचारी किए गए। लेकिन अब 5 डे वीक पर की डिमांड पर और 5 डे वीक को लेकर सरकार क्या सोचेगी वो फिर जब ये मामला सरकार के सामने रखा जाएगा उसी के बाद पता लगेगा। लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने कहा कि कर्मचारियों के जितने भी पुराने मामले पेंडिंग हैं, चाहे वो पे कमीशन के एरियर के हैं, चाहे डीए के हैं, चाहे बाकी हैं, उनको सरकार के सामने उठाया जाएगा। जो 82 पद सचिवालय में क्लर्कों के पेपर लीक की वजह से फंसे हुए हैं उनका रिजल्ट जल्दी निकालने की बात की जाएगी और इसको जल्दी क्लियर करवाया जाएगा। और साथ में जो 12 पद अधीक्षकों के खाली हैं उनको भरने को लेकर भी राज्य सरकार से बात की जाएगी। वैसे भी सचिवालय की एसोसिएशन का महत्व कर्मचारी पॉलिटिक्स में इसलिए है क्योंकि जब एनजीओ एक बन जाती है, या तो एनजीओ नहीं बनती सरकारों में 4 साल तक, या फिर लास्ट साल में बनती है। पिछली 2 सरकारों में ऐसा ही हुआ, चाहे जयराम ठाकुर की सरकार हो चाहे वीरभद्र सिंह की हो। और दोनों ही सरकारों में एक सचिवालय की एसोसिएशन है जो सरकार के सामने बिना डरे अपनी बात कह पाती है। एनजीओ के लोग नहीं कह पाते, उनका काम ज्यादातर प्रो गवर्नमेंट हो जाता है।
और सचिवालय के कर्मचारी एटलीस्ट इस डिस्टेंस को मेंटेन रखते हैं कि वो एम्प्लॉई हैं और दूसरी तरफ सरकार है। बाकी जो कर्मचारी एसोसिएशन है उनमें ज्यादातर ये चीजें देखने को अब नहीं मिलती। तो यही वजह है कि सचिवालय की जो एसोसिएशन है उसका महत्वपूर्ण रोल आगे होगा और रहेगा भी, क्योंकि बहुत सारे मामले आगे आने वाले हैं। और इसी वजह से जो इनके मसले हैं वो हमने आज आपको प्रमुखता के साथ बताए। तो ये आज की कुछ प्रमुख बातें थी।